कि डायरेक्टर जनरल साहब बलूचिस्तान से, सूबाई मुहतसिब, दूसरे वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स और मेरी बहनों और बच्चों जिनको आज एहसास के ज़रिए कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है ब्यूटेम्स आकर पहली मरतबा मैं यहाँ आया हूँ, तो कुछ बातें मैं करूँगा उस हवाले से कि एहसास प्रोग्राम और रियासत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उसके बाद फिर मैं ब्यूटेम्स के लोगों से, हालांकि यहाँ ज़िक्र नहीं हुआ मगर उनके ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ डालना चाहता हूँ। और बेहतरीन काम आप कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, मगर मैं समझता हूँ कि मुल्क की ज़रूरियात का एहसास आपको भी है और उसके अंदर मज़ीद हम इजाफ़ा करें कि समझें कि क्या मुल्क की कैफियत और ज़रूरियात है। ये जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दागबिल डाली गई तो हम 2-3 दिन के लिए इस बहस में लगे रहे कि क्या विज़न क्या होगा, पाकिस्तान की रियासत हम कैसे देखना चाहते हैं। तो जब हमने एक 3-4 अल्फाज पर एक विज़न बनाया कि पाकिस्तान को हम देखना चाहते हैं इस्लामी फ़लाही रियासत की तरह। जो फ़लाही लफ्ज़ था वो इसलिए था कि रियासत जो है वो उसका काम क्या है। रियासत का बुनियादी काम ये है कि जब बच्चे मईशत माशरे के अंदर आएँ तो उनको तालीम का, उनकी तरबियत का इंतज़ाम यकसा अंदाज से किया जाए, चाहे वो अमीर बाप की औलाद हो या यतीम खुद हो, मगर तालीम और तरबियत यकसा रखी जाए, नौकरियां यकसा रखी जाएं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा कि जिन्होंने कामयाबी दुनिया में हासिल कर ली उनको टैक्स करें और नीचे उसको फीड किया जाए ताकि ये कैफियत ऊंच नीच की बराबर होती रहे हर जनरेशन में। यही सोशल वेलफेयर के एतबार से यही रियासत का काम है। जब बाकायदा टैक्सेशन नहीं था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलफाए राशिदीन ने इसकी दागबेल डाली। मुसलसल ये काम रहा मेरे नबी का कि जैसे ही कहीं से कोई माल आया तो रात होने से पहले उसको बांट दिया गया। कहीं से ऊँट आए हज़रत अबू बकर, दूसरे दिन से उन्होंने कहा कि इससे आगे नहीं जाएगा, बांट दिए गए। लाखों रुपए आने शुरू हुए जब इस्लामी रियासत ने तरक्की की, और लाखों रुपए रात होने से पहले बांट दिए जाते थे ताकि वो जो तबका जो किसी वजह से पीछे रह गया हो उसको उठाया जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधकर अपने घर का खाना पीना लोगों को बांट दिया करते थे। तो रियासत की ये जो हमदर्दी है ये बुनियाद है एक इस्लामी रियासत की। फिर लोगों से कहा, और मैं बार बार ये हदीस सुनाता हूँ और ये वाक़या सुनाता हूँ, लोगों से ये कहा एक दिन बैठे हुए कि अल्लाह का कोई मददगार बनना चाहता है। तो साहबा ने पूछा अल्लाह की भी मदद, अल्लाह को भी मदद की ज़रूरत है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, तुम में से कौन है जो अल्लाह का मददगार बनना चाहता है? तो एक साहबी उठ कर गए और उन्हें कहा हुजूर अपना हाथ दीजिए मेरे हाथ में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ दिया। वो साहबी कितने खुश होंगे। मगर उन्होंने पूछा हुजूर फिर से आप बताइए कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है? तो हुजूर ने कहा हाँ, जो तुम अल्लाह की आज मदद करोगे अल्लाह क़यामत के दिन आखिरत में तुम्हारी मदद करेगा। तो कहने लगे कि मेरे पास एक बाग है, यही मेरी मिल्कियत है, 400-500 उसके अंदर पेड़ हैं खजूर के, ये मैं अल्लाह को कर्ज देता हूँ। और घर गए और दूर से ही आवाज़ दी अपनी बेगम को कि बाहर आ जाओ, बच्चों को लेकर आ जाओ, ये अल्लाह को हमने कर्ज दिया। और उन्होंने इस तरह से खैरात की। तो देखो लोगों का ईमान का जज्बा इतना ही बड़ा था। अच्छा, उसको अब रियासत ने अपने सिस्टम्स के अंदर कैसे समोया? पेट पर पत्थर बांधकर काम करना, ये सिस्टम को एक नसीहत थी। मिसाल के तौर पर कोविड जब आया तो इस हुकूमत ने इमरान खान साहब की क़यादत में उसी स्पिरिट को जगाया। दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, कोई एक
वज़ीर आज़म या कोई एक सदर ये नहीं कहता था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। इमरान खान ने, वो पहला वज़ीर आज़म था या सदर था दुनिया का जिसने कहा कि हम नहीं कर सकते, लोग बेरोज़गार रह जाएंगे, मर जाएंगे भूख में, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते लॉकडाउन करना। सब ने कहा, डॉक्टर ने कहा सड़कों पर लोग मर जाएंगे, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है और बेड्स नहीं है। फिर भी वज़ीर आज़म ने कहा, उसी स्पिरिट के तहत के जो पार्टी ने बनाया था कि इस्लामी फलाही रियासत का क़याम, अपने पेट पर पत्थर बांध के काम करने की नियत करना ताकि तबक़ात साथ साथ उठें। ये नहीं हो सकता कि एलिटिस्ट माशरा बन जाए, ऊपर के लोग तरक्की करते जाएं, मुनाफा बनाते जाएंगे, मगर स्टेट उनको टैक्स कर कर फिर नीचे लाएगी ताकि तालीम के हवाले से और नेक्स्ट जनरेशन को फिर बराबर करे, नौकरियों में फिर मेरिट लाए और बराबर करे। ये वो ख्वाब था और लिहाजा अल्लाह ताला ने कोविड में बरकत डाली। हिंदुस्तान में लाखों लोग मरे, वाकई हकीकत में सड़कों पर लोग अपने ऑक्सीजन के टैंक, वो टंकियाँ ले लेकर फिरते रहे, अपनी जानें बचाते, लाखों मर गए। अल्लाह ने आपके ऊपर करम किया सिर्फ इस वजह से कि हमदर्दी के जज्बे के तहत हुकूमत ने अपने पेट पर पत्थर बांधा। हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। चाइना अफोर्ड कर सकता था कि बंद कर दे, 6 महीने के लिए भी बंद कर दे, उसकी जेबें गहरी थी। यहाँ हमारे चोरों ने इतने सुराख किए थे जेबों के अंदर कि जेबें हमारी हल्की फुल्की जेबें, उसके अंदर भी एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 116 करोड़ ख़ानदानों के अंदर, यानी 12 करोड़ ख़ानदानों के अंदर ये रकूमात गईं और कई अरब, शायद 200 अरब से ज़्यादा एहसास कफ़ालत का प्रोग्राम गया। इसी तरह से ये स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, ये ताकि तालीम के अंदर बराबरी की कैफियत आए। तो एहसास प्रोग्राम के अंदर मईशत कमज़ोर है हमारी, अभी भी बेहतर हो रही है, मगर उसके बावजूद जो पिसा हुआ तबका है उसको साथ साथ उठाना ज़रूरी है, वरना मुस्तक़बिल के अंदर मईशत बेहतर नहीं होगी जब तक सब लोग इस मईशत के अंदर मेहनत ना करें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा पैगाम है ये सबके लिए, एहसास के हवाले से जो यहाँ पर बयान किया गया कि हर एतबार से है। और इसी के साथ साथ दूसरी बात आपको करूँ, ये जो 12,000 रुपये दिए गए यकमुश्त, 2-3 महीने की इकट्ठा यकमुश्त रकम औरतों के अंदर भी दी गई, तो उसके अंदर होता ये था कि बेचारी खातून जाती थी, टैक्सी ली और फलानी जगह गई और रकम मिली और फिर वापस आई, इसी में 500-600 रुपये खर्च हो गए। फिर जब कैश रकम आई तो इस बात का इम्कान हुआ कि जैसे ही घर पहुंची तो मर्दों ने कहा कि जी मुझे 500 चाहिए, मुझे 1000 चाहिए, इसको 2000 दो, फ़ौरन हाथ से भी निकल गए। तो अब इस बात का एहतमाम करने की कोशिश की जा रही है कि सारी ख़वातीन जहाँ पर ये एहसास डिस्पर्समेंट हो उनके बैंक अकाउंट में जाए, उनका अकाउंट खुले, सीधा बैंक में जाए ताकि उनका कंट्रोल बेहतर हो। इसी गुफ्तगू के साथ मैं इस बात को शामिल करना चाहता हूँ कि कमज़ोर तबक़ात किन को कहते हैं। कमज़ोर तबक़ात ये कि किसी आफत में परेशान हो गए, कमज़ोर तबक़ात ये कि किसी वजह से पढ़ा लिखा नहीं, आमदनी का ज़रिया कम है। कमज़ोर तबक़ात इस माना करके कि बच्चों की शादी है, बच्चियों की शादियों के अंदर जिस तरह से हम पाकिस्तान में ख़र्चा करते हैं तो अपने आप को खाली भी कर देते हैं। तो कमज़ोर तबक़ात के अंदर औरत भी आती है, गुर्बत भी आती है, औरत भी आती है, जो माज़ूर अफराद हैं वो भी आते हैं। तो हुकूमत को और आप सब लोगों को, देखो यहाँ बैठी है एलीट भी बैठी है, एलीट की ये जिम्मेदारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वॉलंटरी खैरात थी, फिर अब एहसास होता है कि वॉलंटरी खैरात के साथ जो करते हैं आप लोग, जो कोविड के अंदर लोगों ने किया, सब लोगों ने अपनी जेबों के अंदर हाथ डालकर बहुत कुछ किया, सब लोगों, जिसकी जेब में पैसा था उसने मदद की। तो वॉलंटरी खैरात अपनी जगह, बट कंपलसरी टैक्सेशन अपनी जगह पर, जिसकी बुनियाद पर बजट में से ये रकम निकाली गई। और लोग कहते रहते हैं कि जी एहसास के अंदर इतना पैसा जा रहा है, यही मईशत में डाला जाए तो ये होगा वो होगा, मगर लोगों को उठाए बगैर कोई मईशत नहीं चल सकती। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट, ख़वातीन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और बलूचिस्तान में मैं हूँ, लिहाजा मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ
کہ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے بہترین فیصلہ کیا عورتوں کی وراثت کے اعتبار سے. 2-3 مہینے ہوئے. انہوں نے کہا وراثت ملنی چاہیے. انہوں نے کہا وراثت ملنی چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے معاشروں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جہیز میں دے دیا تھا, یہ کہا جاتا ہے کہ کیش دے دیا تھا. تو ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سب جس دن آدمی کا انتقال ہوا اس دن جو اس کے پاس تھا وہ اسلامی قوانین وراثت کے اعتبار سے سورہ نساء کے اصولوں کی بنیاد پر بانٹا جائے گا. بہت بڑا فیصلہ ہے, کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ مذہب کے اوپر کلچر حاوی ہو جاتا ہے, اور کلچر کا یہ طریقہ کار ہے کہ عورت کو وراثت نہیں دی جاتی, بہت ساری جگہوں پر ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ بڑا اہم, یہ عورت کی ایمپاورمنٹ. زبانی کہہ دینا کہ عورت کو طاقتور بنا رہے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, جب تک فائنینشلی معاشی اعتبار سے عورت کو مستحکم نہیں کیا جاتا, جب تک یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں کہ عورت کو ایمپاور کر رہے ہیں. عورت اس طرح سے ایمپاور نہیں ہوتی کہ بیرون ویسٹ یہ کہتا ہے کہ جی حجاب اتارا جائے, اس طرح سے ایمپاور نہیں ہوتی. یہ جھوٹی سوچ ہے. عورت ایمپاور ہوتی ہے جب اس کو فائنینشیل ایمپاورمنٹ ہو. جب ویسٹ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عورت وراثت میں ہے, ان 20ویں صدی تک ویسٹ کے اندر عورت کی کوئی وراثت نہیں تھی. انگلینڈ کے اندر عورت کا مال, عورت نے جب جو کچھ بھی کمایا ہو یہ اس کے خاوند کی ملکیت تھی. یہ 20ویں صدی کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ہم نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مسلمانوں کو دیا کہ عورت کی وراثت ہے. یہ ایمپاورمنٹ ہے. دوسری ایمپاورمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں کہ عورت تعلیم حاصل کرے. ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ پڑھو, عورت تعلیم حاصل کرے. اور اس بات کا اب امکان ہے, بچیوں ذرا سوچو, اس بات کا امکان ہے کہ اب عورت ود IT اس کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جائے ضرور, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں معاشرہ عورت کے لیے سیف ہونا چاہیے, محفوظ ہونا چاہیے. جس کے اندر حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ کیا سیکیورٹی کیا ہے اسلامی معاشرے کی, تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت زیور سے لدی ہوئی ہو اور یمن سے عجم تک جائے اور اس کو فکر نہیں ہو کہ کچھ ہو جائے گا راستے میں. یہ ہے اسلامی معاشرہ. لہٰذا ہمیں تو اس گول کی طرف جانا ہے. عورت کام بھی کرے اپنے اصولوں کے مطابق, اسلامی اصولوں کے مطابق کام بھی کرے, اور کام کے ساتھ ساتھ اب جیسے جیسے IT کی دنیا کھل رہی ہے گھر بیٹھ کر بھی کام ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب میں آتا ہوں بیوٹیمس کے پاس. ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کتنے اساتذہ ہیں. ماشاءاللہ آپ کے یہاں تقریباً 11-12 ہزار طالب علم ہیں, ویری گڈ نمبر. مگر میں آپ سے ایک اور بات کا اظہار کر رہا ہوں جو IT کے حوالے سے میں نمبرز آپ کو بتاتا ہوں, جس میں اساتذہ سے اور بیوٹیم سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے, خاص طور پر بلوچستان میں. پاکستان کے اس وقت یہ سمجھ لیجئے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات دور تک جائے گی, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی ترقی اور پاکستان کی ترقی کا دار و مدار IT پر سب سے زیادہ ہے. یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بریک اینڈ مارٹر انڈسٹری آپ کوئٹہ میں کوئی لگائیں گے تو 4-5 ابھی 2-3 سال فیزیبلٹی میں لگیں گے, پھر پیسے میں کلوزنگ ہوگی, پھر وہ انڈسٹری لگے گی, 6-7 سال میں جا کر پروڈکشن کرے گی. IT سیکٹر ایسا ہے جس میں چند مہینوں کے اندر آپ کا پروڈکشن شروع ہو جاتا ہے, آپ واقف ہیں. لہٰذا دنیا تو بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے, تو وہ ٹرین ہمارے پاس سے اب گزر رہی ہے اور تیزی سے گزر رہی ہے. ہم یقیناً, میں آپ سے پوچھوں گا, جہاں بھی جاتا ہوں کہتے ہیں نہیں جی ہمارا فوکس ہے, مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوکس کے اندر کسر کیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ ایکسیلیٹر پر پیر کیسے رکھیں. فوکس یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف IT گریجویٹس ان پاکستان 26-27 ہزار ہے. آ گیا نمبر آپ کے فہم میں, 26-27 ہزار ہے. اب دنیا کیا کر رہی ہے یہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کتنی بڑی کشتی میں ہیں. ہمارے صرف 10% لوگ انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں, صرف 10% لوگ آ رہے ہیں. بنگلہ دیش جو آپ کا حصہ تھا وہاں 16% لوگوں کی تعلیم ہے ہائر ایجوکیشن کی. انڈیا میں 24% ہے. تو آپ کہاں پر ہیں؟
आप तो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है, तसव्वुराती एतबार से हमारा ख्याल इकबाल वाला ख्याल, और कहाँ हमने जाना है, एंड द नंबर्स आर टू लेस। आप ब्रिलियंट लोग पैदा कर रहे होंगे 26,000, बट द नंबर इज लेस। तो हायर एजुकेशन कमीशन को जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं जी ये उन्हें यूँ कैलकुलेशन करें। मैंने खुद रिसर्च की तो पता ये चला कि आप 26,000 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडिया में आईटी में 8 लाख लोग प्रोड्यूस होते हैं एक साल में। वेयर आर यू? अच्छा, अब व्हाट कैन यू डू? अब आ जाइए, ये तो मैंने आपको बताया कि कितनी सख्त ज़रूरत है दुनिया को, और हर शख्स। पिछले दिनों में जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा वाशिंगटन यूएस में, उनके साथ मेरी हर महीने मीटिंग होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, आईटी के अंदर ख़ास तौर पर। उनमें से लोग ये कहते हैं कि जी 1 लाख ग्रेजुएट्स हमें आज चाहिए। हम 26,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पर खुश हैं, और हम कहें कि यार नंबर बढ़ाओ तो कहेंगे जी क्वालिटी ख़राब होती है। तो नंबर्स कहाँ से आएंगे? क्या तसव्वुर है आपका? फिर 26,000 से आप क्या काम कर लेंगे? अच्छा, उन 26,000 के अंदर एक यूनानिमस कैफियत है जो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एवरीवेयर, मैं पिछले 2-3 साल से मुसलसल कह रहा हूँ, उन 26,000 में मार्केट के अंदर 20,000 को नौकरी नहीं मिलती, 6,000 को मिलती है। व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इज़ नॉट फॉर द मार्केट। हम अपने आइवरी स्ट्रक्चर्स के अंदर पुराना सिलेबस लेकर बैठे हुए और वो मार्केटेबल नहीं है, लिहाजा उनको 3 से 6 महीने तक, ये यूनानिमस बात बता रहा हूँ आपको, सारे आईटी डायस्पोरा के साथ मेरी बात होती है, जो लोग यहाँ इंडस्ट्री खोले हुए हैं उनके साथ बात होती है, वो कहते हैं 3 से 6 महीने लगते हैं हमें इन लोगों को इस काबिल बनाना कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोडक्टिव हो जाए। तो यूनिवर्सिटी से क्यों ना ऐसे निकले? तो लिहाजा एक तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने सिलेबाई को रिव्यू करें, मार्केट बेस्ड रिव्यू करें, आईटी सेक्टर के लोगों को अपना मुआवन बनाएं। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आईटी सेक्टर के लोगों को अपना मुआवन बनाएं ताकि अपने सिलेबाई बेहतर हो, नंबर्स बढ़ाएं। अच्छा, नंबर्स कैसे बढ़ सकते हैं? जब मैं किसी यूनिवर्सिटी को कहता हूँ जो मेरे नीचे कम से कम 40 के करीब हैं प्रेसिडेंसी के नीचे, जब मैं उनसे कहता हूँ नंबर बढ़ाओ तो वो कहते हैं जी हमें ज़मीन चाहिए, हमें इतना ही पैसे, इतना ही खर्चा चाहिए, बजट चाहिए बहुत बड़ा। दिस इज़ नॉट द न्यू वर्ल्ड। अब दुनिया के अंदर ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन अब पीछे रह गई, वर्चुअल एजुकेशन बढ़ गई है। और एक यूनिवर्सिटी है हमारे गवर्नमेंट के नीचे ही जिसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं, उनको मैंने कहा नंबर बढ़ाओ। वो 26,000 सिर्फ वर्चुअल एजुकेशन देते हैं किराए की बिल्डिंग में से, लाहौर में। उनके जब मुझे जिम्मेदारी दी गई तो जब वो 26,000 ग्रेजुएट्स करते थे सालाना, 26,000 फ्रॉम अ किराए की बिल्डिंग, वर्चुअल एजुकेशन जो दुनिया अब कर रही है। हमारे कहने से वो 48,000 तक पहुंच गए इस साल, फ्रॉम 26,000 टू 48,000 वर्चुअल एजुकेशन, जिसमें से 8,000 ग्रेजुएट्स एडमिशन जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर के हैं। तो इसका मतलब कि आप जितना आपके पास ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि डबल करो, वर्चुअल कंपोनेंट बढ़ाएं ताकि तालिब इल्म ज़्यादा लें और उनको निकालें। दूसरी बात, एक तो ये हो गया जो सिस्टम है, एसोसिएट डिग्री। यार ये 4 साल का बीएस जो है दुनिया को तो अभी ज़रूरत है, पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है, तो एसोसिएट डिग्री जो 2 साल की है उस पर भी अहमियत दें। वी नीड पीपल, हमें लोग चाहिए, जल्दी चाहिए। जब दुनिया आगे पहुंच जाएगी फिर आप भागते रहेंगे, चढ़ेंगे गिरेंगे, यही होता रहेगा। तो अगर आपने सबकत हासिल करनी है तो अभी आप तेज़ी से, फास्टर एंड फास्ट आप अपने अंदर चेंजेस लाएं। मैंने अच्छा, एक तो ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, दूसरा ये कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक डिजी स्किल्स का प्रोग्राम शुरू किया जिसमें 20 लाख लोग, लड़कों ने और लड़कियों ने शिरकत की। 20 लाख आपके ग्रेजुएट्स तो है ही नहीं ना, आपके तो ग्रेजुएट 26,000 हैं। तो लिहाजा जो मेट्रिकुलेट है, जो भी तालीम का ये कि सिर्फ अंग्रेजी आए, थोड़ी सी मैथ्स आए, डिजी स्किल्स का प्रोग्राम 16 लाख ने पास कर लिया फेज़ 1। अब जब डिजी स्किल्स आएंगी तो घर बैठे बैठे आप जॉब्स तलाश कर लेंगे दुनिया के अंदर। दुनिया को ज़रूरत है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कहते हैं कि जी तुम सिर्फ हमारा इश्तेहार प्रोपेगेट करते रहो और इतने पैसे ले लो। लड़कियों के लिए तो बेइंतहा आसान है,
तो 16 लाख ने किया। मैं एक इनिशिएटिव मैंने शुरू किया था, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रात को मैंने अभी गवर्नर साहब से कहा कि रात को ही मैंने उनसे बात की थी, वो बेचैन है कि बलूचिस्तान के अंदर भी शुरू करें। अच्छा, दिस इज़ नॉट द यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर लेवल ट्रेनिंग करें, मगर एट द लोअर लेवल्स जो बच्चे मेट्रिकुलेट हैं और उससे कम, उनको हम स्किल्स दें। ये जो AI स्किल्स हैं, IT की स्किल्स हैं, यही पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की का दारोमदार इस पर होगा। दुनिया में चौथे नंबर पर पाकिस्तान है इसके लिए फ्रीलांस ऐप्स बनाने में, चौथे नंबर पर है। इसका मतलब कि स्किल्स हमारे यहाँ हैं। और दुनिया को इतनी सख्त बेचैनी है लोगों की कि मैं तो बताया कि हमारे IT वाले ये कह रहे हैं, जब मैं जापान गया तो मिनिस्टर आबी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी 1 लाख बंदे हमें आज चाहिए, आज दे दो हमको। आज हमने अपने बंदे तालीम देकर इनको बाहर नहीं भेजना, मगर सिस्टम ऐसा है कि यहाँ रह कर ये काम हो सकता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का कंपैशन और उसके साथ साथ स्किल्स इम्प्रूवमेंट इन IT सेक्टर, फिर डिसेबल्ड लोगों पर भी तवज्जो रहे, उनकी भी स्किल्स इम्प्रूवमेंट हो। और नसीराबाद के अंदर सर्वे हुआ था तो जनरल प्रोपोर्शन डिसेबल्ड लोगों का क्या है, नसीराबाद के सर्वे के अंदर 14% तकरीबन। तो इसका मतलब छुपे हुए हैं, हमारे घर के ख़ानदानों के अंदर छुप जाते हैं कि भाई ये बाहर नहीं जा सकता, किसी को पता ही नहीं चलता फिर ये कि डिसेबल्ड है। उस तक पहुंचना, उसको स्किल्स देना कि वो सरकार का डिपेंडेंट नहीं रहे बल्कि अपनी रोज़ी कमाए, औरतों को स्किल्स देना, ये चंद एक काम है जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये सिर्फ ब्रॉडबैंड की कसर जो है कि हर जगह वाईफाई पहुँच जाए, ये तो हमें कोविड में अंदाज़ा हुआ। हमें कोविड से पहले ऑनलाइन एजुकेशन को पकड़ लेना चाहिए था, टूल्स मौजूद थे 10 साल से, हमने फैसले सही नहीं किए। अब भी वक्त है, जो मैं कह रहा हूँ ना, एक्सीलेटर पर पैर दबाएं, तेज़ी से प्रोडक्शन करें, तो अब भी वक्त है कि हम इनको उठा लें। डायरेक्ट बिजनेस करने का इम्कान है, औरतों के लोन्स का इम्कान है, कामयाब जवान में भी, और वो औरतों की लोन स्कीम जो हैं जो छोटा कारोबार कर सकती हैं। तो इसके लिए बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तवज्जो दें। इसमें कोई सेक्टोरल रुकावट ही नहीं है। इसमें आप यहाँ स्किल्स बनाएंगे, अगर हर बच्चे को नौकरी मिल जाए दुनिया के अंदर तो कितना अच्छा है। इसमें कोई ये नहीं है कि जनाब इस सूबे के लिए जो मखसूस रकम खर्च की जाएगी, आप बच्चों को स्किल्स देकर बाहर निकालें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, मिनरल्स में रिच है, हर एतबार से इसमें नेचुरल रिसोर्स में रिच है, अमीर है, मगर इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में भी हमने इसको दुनिया के बराबर खड़ा करना है। और ये फैक्ट्रियों लगने से नहीं होगा, ये IT होगा ज़रूर, आपको रास्ते चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर IT से सबसे तेज़ी से होगा। मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी लीड करे इस बात को। जैसे ही मैं सदर बना, पहला मजमून मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाकिस्तान पोजीशन इन द वर्ल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहला मजमून मैंने लिखा कि सिर्फ एक वाइब्रेंसी क्रिएट हो ना, ये बच्चे खुद निकल जाएंगे अपने कामों, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दें, ये बच्चे खुद निकल जाएंगे अपने कामों के अंदर। मगर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ही स्टेट का काम है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काम है। तो ख़वातीन व हज़रात, आपको मैं समझता हूँ कि एहसास के हवाले से जिस अहमियत के एतबार से ये प्रोग्राम हुआ बड़ा अहम है। अल्लाह ताला इसी बुनियाद पर अजर देता है। मैं समझता हूँ कि ये जो कोविड के अंदर हमारा भला हुआ, उसके अंदर यही कंपैशन जो था हुकूमत का, एक हमदर्दी का जज्बा जो था, इस पर अल्लाह ने बरकत डाली। हमारे यहाँ उलमा ने मसाजिद खुली रखी, SOPs फॉलो किए। लोगों ने ये कहा कि तुम सारी दुनिया के मुसलमानों से ज़्यादा बड़े मुसलमानों के मस्जिदें खोल दी, मगर हुआ ये कि हमें देखकर लीडरशिप दिखाई आपने, हमें देखकर दुनिया ने भी मसाजिद खोली और अल्लाह को यही बातें पसंद आई। तो एज़ लॉन्ग, जब तक हम अपने अक़दार, अपने इस्लामी अक़दार जिसके अंदर बुनियाद हमदर्दी है, जिसके अंदर और कुछ नहीं, इंसान दोस्ती है, उस बुनियाद के ऊपर अगर हम कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खुले रखेगा। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।